नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आपको बताऊंगा आज की पहली बड़ी खबर कि ड्रैगन हाथी मिले, आखिर ट्रंप क्यों जले। आपको बताऊंगा कि आखिर मोदी और जिनपिंग के बीच 55 मिनट बात हुई है। 55 मिनट टॉक और ट्रंप शॉक। क्या बात हुई 55 मिनट में? 3 बड़े समझौते और भारत और चीन के दरमियान क्या हुए ये बताएंगे। अगली बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे कि आखिर भारत क्यों नहीं आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद ट्रंप ने भारत दौरा रद्द कर दिया, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को जो करारा जवाब दिया है। आपको याद होगा राजनाथ सिंह ने जाने से इनकार कर दिया, मोदी ने फोन नहीं उठाया, इसलिए ट्रंप भारत नहीं आ रहे हैं। इनसाइड स्टोरी क्या है आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, तीसरी खबर होगी हमारी, जिनपिंग की पसंदीदा कार पर मोदी सवार। जिनपिंग ने अपनी पसंदीदा कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भेजी है। वो कौन सी कार है, क्या है खासियत, और पुतिन खुद रूस से अपनी खास कार लेकर चीन पहुंचे हैं, क्या है उस गाड़ी की खासियत। अगली बड़ी खबर आपको बताऊंगा। चौथी खबर कि बिहार में तेजस्वी पर एनडीए में फूट हो गई है। तेजस्वी ने खुद अपनी सीएम उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। क्या कहना है राहुल का इस पर, क्यों साधी है राहुल ने चुप्पी। बड़ी बात यह, अखिलेश तो मान गए, लेकिन तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने क्यों कर दिया तेजस्वी की दावेदारी पर इनकार, यह भी आपको बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे आधे हिंदुस्तान में, पांचवी बड़ी खबर होगी, आधे हिंदुस्तान में हाहाकार है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब जगह और आपके राज्य में बाढ़ बारिश से हालात क्या हैं आपको बताएंगे। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। एससीओ समिट में शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी फोटो सेशन में शामिल हुए। पुतिन, जिनपिंग समेत एससीओ देशों के 30 राष्ट्र अध्यक्ष साथ आए। पुतिन ने टैरिफ पर तनाव के बीच की अपील, का नया आर्थिक सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, वर्ल्ड बैंक के ढांचे में सुधार हो। क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत नहीं आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर। बिहार में फिर बड़े तेजस्वी और तेज प्रताप। जहानाबाद की सभा में तेज प्रताप यादव ने कहा तेजस्वी की सीएम बनाने के नारे फालतू हैं, तेजस्वी विश्वासघात करते हैं। मराठा आरक्षण को लेकर नहीं थम रही है जंग। सरकार और मनोज जरांगे के बीच बेनतीजा रही बातचीत, जरांगे की भूख हड़ताल जारी। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान। एक दिन पहले 8 सितंबर को प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों को डिनर पर बुलाया। प्रधानमंत्री एकजुटता मजबूती का संदेश देंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूस्खलन से एनएचपीसी टनल बंद हो गई है। टनल में फंसे 11 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है। अब तक 8 मजदूर निकाले गए। पंजाब में बाढ़ से 3 लाख एकड़ फसल प्रभावित हुई है। फसलों के नुकसान पर सीएम मान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, 60,000 करोड़ फंड की मांग की है। लखनऊ की पटाखा फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका, 2 लोगों की मौत, कई घायल। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। दिल्ली के जाफरपुर कला में मुठभेड़ हुई। कपिल सांगवान और वेंकट गैंग के 2 शूटरों के पैर में गोली लगी है, पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सरकारी आवास पर मनाया ओणम। महिलाओं के एक समूह के साथ डांस किया। ओणम 10 दिनों तक मनाया जाने वाला केरल का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। 5वें दिन कई जगह बप्पा की मूर्ति का विसर्जन हुआ। चेन्नई में क्रेन से गणेश जी को विदाई दी गई। एशिया कप में भारत लगातार दूसरी जीत से सुपर में पहुंचा है और जापान की हॉकी टीम को 3-2 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, ड्रैगन हाथी मिले, आखिर ट्रंप क्यों जले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही चीन पहुंच गए थे और ये प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे एससीओ की बैठक में। जो गाड़ी मैंने आपको दिखाई वो खास गाड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में पहुंचे जिस वक्त, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो कार है
जो कार जिनपिंग की फेवरेट कार है, और जिनपिंग की फेवरेट कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस कार की खासियत क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन इस पर ट्रंप की नजरें हैं कि आखिर चीन में क्या हो रहा है। एक एक फ्रेम पर ट्रंप की नजर है। दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाऊं तस्वीर कि इस समिट में देखिए पुतिन भी पहुंच गए। पुतिन का विमान लैंड हुआ, पुतिन उतरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। डेलीगेशन पहुंचा पुतिन को रिसीव करने के लिए, और यह जो मुलाकात है जहां मोदी पहुंच चुके हैं, जहां पुतिन पहुंच चुके हैं, ये सब यूरोपियन कंट्रीज के लिए और अमेरिका के लिए बड़ी खबर है और बड़ी तस्वीर है कि आखिर क्या मुलाकात हो रही है, क्या बातचीत हो रही है इसमें। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, जो बड़ी तस्वीर है, एर्दोगन, दुनिया के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। तुर्की के राष्ट्र अध्यक्ष एर्दोगन भी पहुंचे हैं। एर्दोगन यानी तुर्की भी एससीओ का हिस्सा है। लेकिन जिस मुलाकात पर डोनाल्ड ट्रंप की सबसे ज्यादा नजर है वो है ये मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग जब मिले, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बता रही है क्या दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर और समीकरण बदल रहा है। मोदी जिनपिंग की ये मुलाकात 55 मिनट बात हुई, ये भी आपको बताऊंगा क्या बात हुई। लेकिन उसके बाद एससीओ के सभी नेता एक मंच पर थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं। जरा देखिए, पीएम मोदी खड़े हैं, पुतिन खड़े हैं, जिनपिंग खड़े हैं, लेकिन शाहबाज शरीफ सबसे आखिर में खड़े हैं, जो ट्रंप के यार भी हैं, ट्रंप के दोस्त भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली पंक्ति में, आगे की पंक्ति में जगह दी गई और सेंटर बीच में जगह दी गई। देखिए, पुतिन खड़े हैं, जिनपिंग खड़े हैं, पीएम मोदी के बगल में एर्दोगन खड़े हैं, शाहबाज शरीफ सबसे किनारे खड़े हैं। हमेशा की तरह किनारे जगह मिली। अब आपको तस्वीर दिखाता हूं, जरा देखिए, जरा तस्वीर में ये आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं आपको, ये आपको नजर आ रहे हैं पुतिन और जिनपिंग, और ये देखिए सबसे कॉर्नर पर है शाहबाज शरीफ। लेकिन इतना होता तो ठीक था, लेकिन इस तस्वीर के बाद देखिए क्या हुआ। इस तस्वीर के बाद कैसे जब पुतिन हटे, पुतिन देखिए जा रहे हैं, तो शाहबाज शरीफ देखिए हाथ हिलाकर कह रहे हैं, बता रहे हैं मैं यहां खड़ा हूं, और लपके पुतिन के तरफ हाथ मिलाने को। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनपिंग पुतिन के साथ आगे जा रहे थे, शाहबाज शरीफ फोटो ऑप के बाद वहीं खड़े थे। पुतिन ने दूर से हाथ मिलाया, लेकिन शाहबाज शरीफ ने एकाएक आगे बढ़े और लपक के पुतिन से हाथ मिलाया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि बड़ी बैठक हो रही है चीन में, जहां मोदी, पुतिन, जिनपिंग मिल रहे हैं। ट्रंप को गले नहीं उतर रहा है, और इतना गुस्से में है ट्रंप कि ट्रंप ने भारत आने से इनकार कर दिया है। इन तस्वीरों को देखकर ट्रंप जले भुने जा रहे हैं। जिस चीन को दूर करने के लिए वो भारत से रिश्ते मजबूत कर रहे थे, वही ड्रैगन और हाथी अब मिलकर दौड़ने को तैयार हैं। जिनपिंग से बात और मुलाकात कर मोदी ने ट्रेड और डील का नया रास्ता खोल दिया है। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली, शांति और स्थिरता का माहौल बना। मोदी के मास्टर स्ट्रोक और चीन की जुगलबंदी से ट्रंप इतना भन्नाए हैं कि भारत दौरा रद्द कर दिया है। ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनके टैरिफ बम पर झुकने के बजाय मोदी और भारत ने कैसे दूसरा रास्ता खोज लिया। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं आ रहे हैं भारत। ग्रिड आरती प्लीज। ट्रंप टैरिफ के बीच दो सुपर पावर की महामुलाकात हो रही है। 7 साल बाद चीन में जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। मुलाकात से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़के हैं। राष्ट्रपति ट्रंप नवंबर में भारत के दौरे पर आने वाले थे। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप भारत दौरे पर अब नहीं आ रहे हैं। भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन में ट्रंप को शामिल होना था,
लेकिन भारत चीन में नजदीकी के बीच ट्रंप ने फैसला लिया है। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में भारत के साथ तनाव बढ़ गया है। यूक्रेन से जंग के बीच भारत बेरोकटोक रूस से दरअसल तेल खरीदता रहा। भारत पर ट्रंप के किसी दबाव का असर नहीं हो रहा है। भारत पाक सीजफायर का क्रेडिट ना मिलने से भी ट्रंप बहुत नाराज हैं। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट तक कर दिया था, लेकिन भारत ने ट्रंप की मध्यस्थता से इनकार कर दिया, जबकि ट्रंप दुनिया भर में परमाणु युद्ध रोकने का दावा कर रहे हैं, चारों तरफ कह रहे हैं। और इसी वजह से ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ भी लगाया है। ट्रंप को उम्मीद थी कि इसके बाद भारत अमेरिका के आगे झुक जाएगा, लेकिन भारत ने ट्रंप टैरिफ को लेकर अपनी अलग रणनीति बनाई हुई थी। इतना ही नहीं, ट्रंप के 4 फोन का भी मोदी ने जवाब नहीं दिया। भारत के रूस के साथ चीन से बनते बेहतर रिश्ते से ट्रंप और परेशान हो गए। 3 सुपर पावर का साथ आना ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप आने को तैयार नहीं है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। मेजर जनरल जे द्विवेदी क्या कह रहे हैं। के साथ तो भारत के जो रिश्ते जो है वो थोड़ी खटास आई है, क्योंकि उसमें 2-3 बातें। एक तो ट्रंप साहब नहीं चाहते थे कि हम रशिया से तेल खरीदें। दूसरे वो ये भी चाहते थे कि हमारे जो रिश्ते हैं चीन के साथ थोड़ी दूरी बनाए रखें। वो चाहते हैं कि हम पूरी तरह अमेरिकन कैंप में आए। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि ये यूक्रेन की लड़ाई जो है ये मोदी साहब की लड़ाई है, और वो ये भी नहीं चाहते कि हम एससीओ के मेंबर हैं, हम ब्रिक के साथ चल रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम चीन के साथ भी थोड़ा जुड़ रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं ट्रंप साहब को नहीं भाती हैं, और इसलिए उनका जो रवैया है वो काफी आक्रामक बना हुआ है, और वो भारत को एक तरह से टारगेट भी कर रहे हैं। ट्रंप पहले दिन से कोशिश करते रहे कि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ रहे, लेकिन यह तस्वीर ट्रंप को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। जिनपिंग और पीएम मोदी की यह मुलाकात, यह द्विपक्षीय बातचीत से पहले की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच, जिसके बाद बायलैटरल टॉक शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग, प्रतिनिधिमंडल भी बैठा है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में एनएसए अजीत डोभाल बैठे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम मोदी की, उनके बगल में एनएसए बैठे हैं। तो लंबी बातचीत हुई, लंबी बातचीत जिनपिंग और पीएम मोदी के दरमियान हुई। आइए आपको बताऊं दोनों के बीच आखिर क्या बात हुई है। दरअसल ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ, एक तरफ पीएम मोदी और भारतीय डेलीगेशन, दूसरी तरफ शी जिनपिंग और प्रतिनिधिमंडल। चीनी शहर तियानजिन में इस बैठक पर दुनिया की नजर थी। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात मैंने आपको बताया 55 मिनट की हुई। कजान में मुलाकात के 10 महीने बाद दोनों की मुलाकात हुई। जिनपिंग और मोदी ने दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते पर जोर दिया। रणनीतिक संवाद बढ़ाकर आपसी विश्वास गहरा करना मकसद है। सहयोग और आदान प्रदान बढ़ाकर विन विन नतीजे हासिल करना है। एक दूसरे की चिंताओं का सम्मान करते हुए शांति के साथ आगे बढ़ना है। सीमा विवाद को आपसी रिश्तों पर हावी नहीं होने देना है। एशिया के साथ दुनिया की शांति के लिए मिलकर काम करना है। एससीओ समिट से ठीक पहले दोनों नेताओं की यह मुलाकात हुई। जिनपिंग ने कहा ड्रैगन और हाथी का साथ आना बेहतर विकल्प है। पीएम मोदी ने कहा भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं साझेदार है। दोनों देशों में सहमति असहमति से कहीं अधिक पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, जो बहुत बड़ी बात थी। पीएम मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक मुद्दा बताया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में चीन से साथ देने को कहा है। मोदी का इशारा चीन के करीबी दोस्त पाकिस्तान की ओर था। भारत पाक में तनाव के बीच चीन पाक की मदद कर रहा था। चीन ने पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी की। चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट डेटा मुहैया कराया। कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीधी उड़ान, वीजा मुद्दे पर भी बातचीत हुई। मोदी ने जिनपिंग को 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का न्योता दिया है और अगले साल भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। आइए आपको सुनाऊं इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति
और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। जिनपिंग ने कहा हाथी और ड्रैगन साथ आ गए, तो देखिए जरा उसके बाद तस्वीरें वायरल होने लगी। ये आप देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही थी और हाथी ड्रैगन से हाथ मिला रहा है। लोग पूछ रहे हैं ये हाथी ड्रैगन कहां से हो गए, यानी हाथी भारत को कह रहे हैं जिनपिंग और ड्रैगन चीन को कहा जाता है। भारत का हाथी से ताल्लुक क्या है आपको बताऊं, आखिर क्या इतिहास है भारत का हाथी के साथ। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि भारत और हाथी में कोई ताल्लुक भी है। ये आप देख रहे हैं पीछे हाथी और ये ड्रैगन, और इधर बाज भी देखिए गोल्डन। दरअसल दुनिया के कई देशों में हाथी से भारत की पहचान होती है। पहली बार भारत के लिए हाथी का इस्तेमाल 90 के दशक में हुआ था। तब भारत अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। भारत को हाथी कहकर एक तरीके से उसका उस वक्त मजाक उड़ाया गया था। उसे विशाल लेकिन सुस्त रफ्तार से बढ़ता हुआ देश दिखाया गया था। भारत में हाथी शुभ, शांति और ताकत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भारत ने अपने लिए हाथी प्रतीक पर ऐतराज नहीं जताया। बस दुनिया के लिए हाथी और भारत का मतलब बदल गया है। जैसे हाथी इस धरती का सबसे बड़ा जानवर है, वैसे ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है। हाथी से जैसे कोई जीव सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता है, ऐसे ही कोई हिंदुस्तान से सीधे टकराव करने से बचता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में चीन की पहचान का प्रतीक है ड्रैगन। ड्रैगन विशाल पंखों वाला एक पौराणिक पात्र माना जाता है। यह आग उगलता है और बड़ी तेजी से उड़ान भरता है। बहुत बड़े सांप जैसे जानवर में कई रहस्यमयी ताकत बन जाती है। चीन के लोग ड्रैगन को शक्ति और तरक्की का प्रतीक मानते हैं और चीन ने जब आर्थिक तकनीक विकास की रफ्तार बढ़ाई तो पूरी दुनिया चीन का खुलकर ड्रैगन कहने लगी। ड्रैगन की तरह चीन को भी रहस्यमयी और बढ़ता मुल्क मान रही है दुनिया। दूसरी तरफ बाज देख रहे हैं आप ट्रंप के हाथ में, लेकिन अब आपको सुनवाऊं कि सुनिए जरा जिनपिंग कह रहे हैं ड्रैगन और हाथी एक साथ आ गए। दोनों देशों के लिए अच्छा पड़ोसी और मित्र होना जरूरी है। ड्रैगन और हाथी का साथ आना जरूरी है। दुनिया बदलाव से गुजर रही है। चीन और भारत दुनिया की दो बड़ी और पुरानी सभ्यता हैं। हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश और ग्लोबल साउथ का मजबूत हिस्सा हैं। कांटीली तारों वाले डंडों से मार मार के निर्मम हत्या की हमारे सैनिकों की और हमारी जमीन कब्जा ली। अपने नए और कृत्रिम गांव बसा लिए, रोड बना ली, आर्मी और इनके जो वो एम्यूनिशन था उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो वो तो पहले भी कर चुका है, वो दोबारा करेगा। आप उसके आगे क्यों इतना झुक रहे हैं? भारत अपने हितों के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। उसके बाद भी अगर कोई देश भारत के साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि ड्रैगन और एलिफेंट, हाथी महाराज, ये दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो भारत को हर हाल में विश्वगुरु बनने के लिए उसको हर कदम उठाना है। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब माय डियर फ्रेंड जी जिनपिंग हो गए इनके। अब हाथी पे चढ़ के मोदी जी थोड़े दिन घूमेंगे। दोस्त बदलते रहते हैं, फिर दिल टूट जाता है, फिर नए दोस्त ढूंढते हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी कि द ड्रैगन एंड द एलिफेंट शैल वॉक टुगेदर। मैं कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि संधि ये होने से तो वो हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी सहूलियत मिलेगी। कई प्रोडक्ट्स फर्टिलाइज़र जैसे चाइना ने बैन कर दिए थे, अब वो भी इस विजिट के बाद बैन खुल रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो दुनिया में खास खाद्य पदार्थ हैं, हमारे भारतीय किसानों को शॉर्टेज आ रही थी, वो भी पूरी हो। आप ऐसे ही ट्रंप के गले पड़ जाते हो, देश के स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी रख देते हो। ऐसे ही जिनपिंग के गले पड़ जाते हो, देश के स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी रख देते हो। आप तो लाल आंखें दिखाने की बात करते हो। लड़ाई के वक्त हमने देखा है चीन का चरित्र कि उसने भारत को पीठ में छुरा मारने का काम किया है। ऐसे लोगों से भारत को सावधान रहना चाहिए। तो कई सियासतदानों को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन भारत और चीन के बीच 3 समझौते हुए। 3 बड़े समझौते, वो क्या हैं? सबसे पहले आपको बताऊं, सेना जो सरहद पर, बॉर्डर पर जो सेना है, उस सेना से जुड़े समझौते। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं कि आखिर
अगली तस्वीर दिखाऊं कि फ्लाइट यानी भारत और चीन के बीच अब तक फ्लाइट नहीं थी डायरेक्ट, अब फ्लाइट को लेकर भी बातचीत हुई और बड़ा समझौता हुआ। और तीसरी तस्वीर देखिए जरा, कैलाश मानसरोवर जो सीधे हिंदुस्तान की आस्था से जुड़ा है, मानसरोवर यात्रा की शुरुआत होगी, इस पर भी समझौता हुआ। तो 3 समझौतों में दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत चीन रिश्तों के हिसाब से चलती रही है। 1962 के चीन भारत युद्ध के कारण यात्रा रोक दी गई थी। इसी तरह कोरोना और गलवान विवाद के बाद यात्रा रोक दी गई, लेकिन मोदी ने चीन के साथ कूटनीति और रिश्ते बेहतर किए हैं, तो 5 साल बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई है। पत्रकारों सैलानियों के लिए चीन ने वीजा नियम आसान कर दिए हैं। इस साल 50-50 यात्रियों का 15 बैच भेजे गए हैं, यानी करीब 700 श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हैं। अगली बड़ी चीज और अगली बड़ी डील हुई है, दोनों देशों के बीच जल्द डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी। ये आप देख रहे हैं इस तरह की फ्लाइट्स। कोरोना के वक्त दोनों देशों के बीच डायरेक्ट सर्विस बंद कर दी गई थी और कोरोना के पहले हर महीने करीब 540 डायरेक्ट फ्लाइट्स हुआ करती थी। अब बांग्लादेश, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर होकर यात्रा होती है, डायरेक्ट चीन नहीं है। मतलब चीन और भारत की आपस में यात्रा महंगी पड़ती है। गलवान झड़प से रिश्ते और खराब हुए और पर्यटकों को वीजा बंद कर दिया गया था। 24 जुलाई से चीनी पर्यटकों को वीजा देना शुरू कर दिया गया है, यानी भारत चीन में पहले जैसा वीजा और उड़ान सेवा शुरू होगी। अगली बड़ी चीज आपको बताऊं, गलवान में झड़प के बाद दोनों देशों में काफी तनाव था। LAC पर दोनों ओर से बराबर संख्या में सैनिकों की तैनाती थी, लेकिन पिछले साल कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई और दोनों देशों के रिश्तों में फिर से सुधार आने लगा है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर 2020 की स्थिति बहाल करने पर सहमति बनी। गलवान और देपसांग जैसे संवेदनशील इलाकों से सैनिक पीछे हट गए। इसके बाद इन इलाकों में पेट्रोलिंग फिर से शुरू की गई है। तो ये 3 बड़े समझौते हुए। सुनिए जरा, अब आपको सुनवा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं मानसरोवर यात्रा पर। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो प्रधानमंत्री और जिनपिंग की मुलाकात हुई, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में, जानते हैं वो क्या है? वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो कार आई है। वो गाड़ी आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये है वो गाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने के लिए जिनपिंग ने अपनी खास कार भेजी है और पीएम मोदी जितने दिन चीन में रहेंगे इसी गाड़ी में सवार होंगे। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर देखिए जरा, ये है पुतिन की कार। पुतिन अपनी कार रूस से लेकर आए। इस कार की खासियत क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन पुतिन अपने काफिले के साथ आए हैं और ये जो गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों की ताकत देखिए, इनकी कीमत देखिए, ये क्यों है खास। ये है 2 कारें, ये आप पुतिन की गाड़ी देख रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग की फेवरेट कार में सवार है। चीन में पीएम मोदी खास कार में सवारी कर रहे हैं। इस आलीशान कार को चीन में रेड फ्लैग भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। 2019 में जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे, यही कार ले आए थे। यानी जिनपिंग ने अपनी खास कार मोदी के लिए दी है। यह खास कार होंकी L5 मेड इन चाइना का प्रतीक मानी जाती है। इसे चीन की सरकारी कंपनी फर्स्ट ऑटोमोटिव वर्क्स यानी FAW ने बनाया है। 1958 से इसे कम्युनिस्ट पार्टी के VIP नेता इस्तेमाल करते आ रहे हैं। चीन की सबसे महंगी कार की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जाती है। चीन की इस कार को चलता फिरता किला कहा जाता है। इस बुलेट प्रूफ कार के अंदर सारी हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं। अब बात इस गाड़ी की। रूस में जो कार पुतिन का अभेद्य किला मानी जाती है, उसे लेकर पुतिन
एससीओ समिट में पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति अपनी खास कार औरस से चीन में सफर कर रहे हैं। रूस की औरस मोटर्स ने पुतिन के लिए खास तौर पर इसे डिजाइन किया और पुराने जमाने की शाही कार के अंदाज में इसे डिजाइन किया गया है। राजसी लुक के साथ इसमें भी हाईटेक तकनीक और इंतजाम है। पुतिन की इस शाही कार की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। तियानजिन में इस कार पर बस चीन की नंबर प्लेट लगाई गई है। यह है खास। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा हमारे सहयोगी जो चीन में है, उन्होंने लोगों से बात की, वो क्या कह रहे हैं, और सुनिए क्या कह रहे हैं वहां के चीनी लोग और भारतीय लोग। हम चाहते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों के रिलेशन ऐसे हो तो बिजनेस और व्यापार में आगे ऐसा बढ़े हुए कि ट्रम्प को ऑटोमेटिक वो आंसर मिल जाए कि एशिया कंट्री भी कुछ कर सकती है वर्ल्ड में। ये सब दिखाना जरूरी है दोनों। ओल्ड टाइमिंग में बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, तो अभी वो नारा मेरे को लगता है रियल में होने वाला है। नाम हिंदी नाम अंजलि है और चाइनीज नाम चांग xiao। मैं चाइना मीडिया ग्रुप से हिंदी सेवा से हूँ और मैं तो शायद 10 से ज़्यादा लंबे समय तक हिंदी सीखी है। तो फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है सबका यहाँ पे चाइना में? एक्टर तो आमिर खान चाइनीज सिनेमा में आते हैं, जैसे दंगल और थ्री इडियट्स, सभी लोग ये देखते हैं और सभी लोग उसका नाम जानते हैं। तब भारतीय खाने में सबसे ज़्यादा क्या चलता है यहाँ पे? सबसे फेमस तो शायद आजकल तो पानी पूरी सबसे फेमस है, क्योंकि दंगल में फिल्म में ये दृश्य है, वह सड़क पर ये पानी पूरी खाते हैं। हाँ, तो पानी पूरी सबसे फेमस है। गाने हैं बहुत ही पॉपुलर हैं। What are the songs? Are there any Bollywood songs that you like or enjoy? I don't know how to say it in Hindi, but the rhythm is like this. Dun 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 dun। तो कोई गाना गुनगुना रहा है और कोई मोदी जिनपिंग की खबर छाप रहा है। दुनिया के अखबार आप देख रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर है। ये दूसरा बीबीसी देखिए, पीएम मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सारे अखबार में यही तस्वीर आपको नजर आ रही है। बीबीसी की आप देख रहे हैं या रॉयटर्स देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर अल जजीरा आप देख लीजिए। यानी दुनिया का मीडिया इसी खबर को छाप रहा है। आइए आपको बताऊं क्या लिख रहे हैं दुनिया के अखबार। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, एससीओ समिट में चीन दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। एक तरफ मोदी हैं जिन पर ट्रंप ने ऊंचा टैरिफ लगाया है, दूसरी तरफ पुतिन हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिनपिंग भारत और रूस से संबंधों को मजबूती दे रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, पीएम मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच तनाव कम है और द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ावा देने का यह बड़ा मौका है। गलवान के बाद दोनों देशों ने संबंध सुधारने की उम्मीद जगी है। सीएनएन कह रहा है, ट्रंप से नाराजगी के बीच चीन में मोदी पुतिन रेड कारपेट वेलकम हो रहा है इनका। दुनिया के दो सबसे बड़े देश ट्रंप से मतभेदों की वजह से दबाव झेल रहे हैं। 7 साल बाद इस यात्रा से दोनों देशों के करीब आने की संभावना है। बीबीसी कह रहा है, ट्रंप के टैरिफ से परेशान भारत चीन ट्रेड को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गए हैं। दुनिया का ध्यान अब तक अमेरिका चीन रिश्तों पर रहा है, लेकिन अब भारत चीन के बीच सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। रॉयटर्स कह रहा है, भारत और चीन आपसी संबंध सुधारने के लिए तैयार है। मोदी और जिनपिंग के बयानों को प्रमुखता दी गई है। डॉन ने कहा, पाकिस्तानी मीडिया में भी मोदी के चीन दौरे की कवरेज है। पाक अखबार ने मोदी जिनपिंग मुलाकात की तस्वीर छापी है, साथ में दोनों नेताओं के बयानों का भी जिक्र किया है। अल जजीरा कह रहा है, एससीओ समिट में अमेरिकी ट्रेड वॉर और भारत चीन संबंधों पर चर्चा हुई है। बैठकों में ट्रंप के मनमाने टैरिफ पर चर्चा हो सकती है। अब आपको दिखाऊं कि एक तरफ तो दुनिया के अखबार ये छाप रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए ट्रंप के करीबी शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान एससीओ का हिस्सा है। तो तस्वीर देखिए कि जब पहुंचे पुतिन, ये जो शुरू में तस्वीर मैंने आपको दिखाई, तो शहबाज शरीफ पुतिन से मिलने के लिए खींचे चले आए। पुतिन हाथ हिलाकर आगे निकलना चाह रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ हाथ मिलाने आए। अब देखिए जरा ये जो तिकड़ी है मोदी पुतिन जिनपिंग की, ये तिकड़ी कैसे भारी पड़ने वाली है ट्रंप के ऊपर। इनकी ताकत को जोड़ दें तो ये कहीं बड़े और कहीं आगे नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। और आइए अब आपको दिखाऊं जरा ताकत देखिए तिकड़ी की। सबसे पहले परमाणु ताकत की अगर आप बात करिए तो अमेरिका के पास परमाणु बम है 5225, चीन के पास 600, भारत के पास 172 और रूस के पास 5580 से जोड़ दीजिए
तो हो जाते हैं 6,352, यानी अमेरिका से ज्यादा। अमेरिका के पास सैन्य ताकत के लिहाज से देखिए, अमेरिका के पास 14 लाख जवान है सेना के, चीन के पास 20 लाख, भारत के पास 14.5 लाख और रूस के पास 13 लाख, मिलाकर हो जाता है 47.5 लाख, अमेरिका से कहीं ज्यादा। इसके अलावा आप देखिए कि कारोबार के मामले में अमेरिका 29 ट्रिलियन डॉलर और चीन 38 ट्रिलियन डॉलर, भारत 16 ट्रिलियन डॉलर और रूस 60 ट्रिलियन डॉलर, 61 ट्रिलियन डॉलर, यानी कहीं ज्यादा बैठता है खरीद के मामले में। लेकिन अगर ग्लोबल ट्रेड की बात करिए तो अमेरिका 5 ट्रिलियन डॉलर का ग्लोबल ट्रेड, चीन 5.5 ट्रिलियन डॉलर, भारत 1 ट्रिलियन डॉलर और रूस लगभग 0.6 ट्रिलियन डॉलर। बहुत से प्रतिबंध है रूस पर, यह मिलाकर भी 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाता है। और आबादी के लिहाज से देखिए जरा, अमेरिका 34 करोड़ आबादी, चीन 142 करोड़, भारत 146 करोड़ और रूस 14 करोड़, मिलाकर 302 करोड़ हो जाता है। इस मामले में भी कहीं आगे अमेरिका से। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एक्सपर्ट महेश सचदेवा क्या कह रहे हैं। खासतौर पर RIC, रशिया, इंडिया, चाइना के का त्रिकोण का पुनर्निर्माण होता है कि नहीं होता है। देखना होगा कि ये किस तरह का सामंजस्य लाते हैं आपस में और क्या एक त्रिकोण अमेरिका विरोधी दिशा में काम करने को बनता है। अब देखिए तिकड़ी एक साथ आ गई तो नुकसान अमेरिका का होगा। अमेरिका को क्या नुकसान होगा इन तीनों देशों के साथ आने के बाद? नुकसान में क्या क्या शुमार है? प्रोडक्शन यानी उत्पादन महंगा हो जाएगा। ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां भारत, चीन में प्रोडक्शन करती हैं। इन देशों में कम लागत पर अमेरिका सामान बना लेता है, लेकिन अब आईफोन, लैपटॉप, दवाइयां और चिप महंगी होंगी क्योंकि चीन भारत की बजाय दूसरे देशों का विकल्प खोजना होगा। भारत दोबारा रूस से हथियारों की खरीद बढ़ा सकता है, यानी हथियारों की खरीद घट जाएगी अमेरिका की। भारत चीन के साथ भी डिफेंस पर कोई डील कर सकता है। भारत अमेरिका से F-35 जैसे विमान की डील करने वाला था, लेकिन ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के बाद यह प्लान रोक दिया भारत ने। इससे अमेरिकी हथियारों की खरीद घटेगी और उसे नुकसान होगा और कम होगा डॉलर का रुतबा। अभी रूस और चीन का 90% व्यापार लोकल करेंसी में होता है। भारत रूस का भी 90% ट्रेड लोकल करेंसी पर होता है। भारत, रूस और चीन तीनों ब्रिक्स के मजबूत देश हैं। तीनों सहमत हुए तो ब्रिक्स अपना पेमेंट सिस्टम बना सकता है। इससे अमेरिकी पेमेंट सिस्टम और डॉलर की कीमत घट जाएगी। इसलिए ट्रंप ब्रिक्स देशों को अपनी करेंसी ना लाने की धमकी देते रहे इससे पहले भी। अब आपको बताऊं, यह SCO की बैठक जहां हो रही, जहां PM मोदी मौजूद हैं, वहीं कल पुतिन भी मिलेंगे। यह SCO की बैठक कहां हो रही है, तस्वीर आप देख रहे हैं। यह है तियानजिन और तियानजिन की इसी इमारत में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही है। और आइए आपको बताऊं कि इस SCO में कौन कौन से देश हैं। इस SCO में ये आ गया ग्लोब आपके सामने। भारत शामिल है, 10 देश जो बड़े हैं मैं आपको बता रहा हूं। भारत के अलावा चीन शामिल है, चीन के अलावा रूस इसमें शामिल है और बेलारूस शामिल है। बेलारूस के साथ ईरान भी SCO का मेंबर है, पाकिस्तान SCO का मेंबर है, कजाकिस्तान इसका सदस्य है, किर्गिस्तान भी सदस्य है, तजाकिस्तान इसका मेंबर है, उज्बेकिस्तान सदस्य है। ये वो देश, बड़े 10 देश जो SCO के मेंबर हैं। लेकिन SCO आखिर है क्या, आपको बताऊं। SCO दरअसल का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 24 साल पहले जब शुरुआत हुई इसकी, तो इसका नाम शंघाई सहयोग था। इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान थे। मकसद था सीमा विवाद सुलझाना और आपसी भरोसा बढ़ाना। धीरे धीरे इसमें भारत समेत कई और देश शामिल होते चले गए। 2017 में भारत पाकिस्तान जुड़े, 23 में ईरान सदस्य बन गया और यह दुनिया का एक बहुत बड़ा मंच बन गया है। तियानजिन में अब तक की सबसे बड़ी समिट हो रही है। 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 2 देश ऑब्जर्वर हैं, 14 देश SCO के डायलॉग पार्टनर हैं। SCO के सदस्य देशों की आबादी दुनिया की 42% है।
और ये ग्लोबल जीडीपी का 25% हिस्सा कवर करती है। सिक्योरिटी, कारोबार और जियोपॉलिटिक्स मुख्य मुद्दे हैं इसके। यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में तनाव पर भी बात इसमें संभव है। इसके अलावा टैरिफ टेंशन पर भी समिट में चर्चा हो सकती है। ये सारी चीजें एससीओ में होती हैं। अब आपको दिखाता हूं, हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल ग्राउंड जीरो पर हैं, यानी चीन में हैं। चीन में बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो सामान्य तौर पर नहीं मिलती हैं, क्योंकि चीन तकनीक के लिहाज से बहुत आगे है। आदित्य राज कौल ने रोबोट से बात की, जरा सुनिए। एक खास व्यवस्था है और वो है रोबोट की। ये युग है एआई का, ये युग है रोबोटिक्स का, और तभी यहाँ पर स्यूखा नाम की एक जो है रोबोट यहाँ पर सामने आई हैं। आइए कोशिश करते हैं इससे बात करने की और जानने की कि ये रोबोट क्या जानती हैं। 3 भाषाओं में बात करती है, अंग्रेजी में, चीनी में और रूसी में। हाय, हाउ आर यू डूइंग? I'm functioning at optimal capacity today. Well, Thank you for asking. ये कह रही हैं कि मैं पूरी कैपेसिटी में जो है काम कर रही हूँ। 7% efficiency with no latency issues detected. Okay, got it. I wanted to ask you, what are your thoughts on India? As an AI service robot, I do not hold personal opinions about countries or political entities. हिंदी के दर्शकों के लिए बहुत ही जो उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि ये जो रोबोट यहाँ पर सामने हैं, इससे हमने सवाल पूछे। ये एससीओ समिट के बारे में तो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जब पर्सनल सवाल इनको इंडिया चाइना के बारे में पूछें या बाकी चीज़ें पूछें, वो नहीं बता रहे हैं। मशहूर कवि दिनकर जी ने लिखा है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। ये पंक्तियां थीं तो ये बताने के लिए कि भगवान कृष्ण ने कैसे दुर्योधन को चेतावनी दी थी, लेकिन सही मायने में ये आज के भारत की बात है। ट्रंप ने 50% टैरिफ की जंजीर से भारत को बांधने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गए कि ऐसा करने से पहले उन्हें अनंत गगन को, यानी भारत के सामने खुले आसमान को बांधना होगा। आदि अनादि काल से भारत ने जो रीति और नीति बनाकर रखी है, उसकी वजह से वो किसी खास देश का मोहताज नहीं है। उसके साथ अमेरिका ना सही, रूस और चीन है। बहरहाल, आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और दिलचस्प खबर है, आपको लिए चलता हूं बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले सियासी हलचल है। तेजस्वी पर इंडिया में फूट हो गई, यानी इंडिया गठबंधन में फूट हो गई है। दरअसल हुआ क्या, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी ने खुद ही मंच से ऐलानिया कर दिया कि वही बिहार में सीएम उम्मीदवार होंगे। अगली तस्वीर दिखाऊं कि अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे। अखिलेश यादव ने हामी भी भर दी। अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया, उन्हें तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर कोई ऐतराज नहीं है। अगली तस्वीर देखिए, लेकिन ऐतराज किसे हुआ? बड़े भाई को ही ऐतराज हो गया। तेज प्रताप से जब सवाल किया गया तो उन्हें तेजस्वी की मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी बर्दाश्त नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? तेजस्वी इशारों में खुद को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बता रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में तेजस्वी के नाम को लेकर घमासान मचा है। अखिलेश ने तेजस्वी की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी का समर्थन किया तो राहुल ने चुप्पी साध ली। तेजस्वी को बड़ा झटका तब लगा जब तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर भाई तेज प्रताप भड़क गए। अब लोगों को एक ही निर्णय लेना है कि क्या वो पहले से देखे समझे जंगल राज को वापस लाना चाहते हैं या एक नई व्यवस्था है जनसुराज जिस पर भरोसा उनको करना है। बड़ी दिलचस्प लड़ाई सीएम उम्मीदवारी पर। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवारी पर खींचतान है। तेजस्वी खुद को सीएम फेस बनाने की कोशिश में जुटे। आरा की रैली में तेजस्वी ने राहुल के सामने लोगों से सवाल पूछा, आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए या डुप्लीकेट? वो बिहार के असली विकल्प के रूप में खड़े हैं, खुद को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी के भाई तेज प्रताप ने उनका दावा खारिज कर दिया। मन से तेजस्वी सरकार का नारा सुनकर भड़क गए तेज प्रताप। अब की बार तेजस्वी सरकार पर कहा, फालतू बात मत करो, जो घमंड में रहता है जल्द गिर जाता है। राहुल तेजस्वी के साथ वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सीएम चेहरे के नाम पर राहुल ने भी चुप्पी साध रखी है। अखिलेश यादव कल वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। अखिलेश ने तेजस्वी को विपक्ष का सीएम उम्मीदवार बताया। तेजस्वी से बेहतर मुख्यमंत्री चेहरा कोई नहीं हो सकता है। अब आपको सुनवाता हूं जरा
उसी सीरीज में सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं, उसके बाद उनके भाई और अखिलेश और राहुल। नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? इसमें क्यों सोचना, और सोचना इसलिए नहीं क्योंकि तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया यहाँ पर, और जब वो थे यहाँ सरकार में, जो फैसले लिए, जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आपकी बात तेजस्वी सरकार और फालतू बात मत करो यार, तुम्हारे से है क्या भाई? पुलिस पकड़ेगा लेके चल देगा, फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। तो सोचिए, तेजस्वी का नाम लिया तो तेज प्रताप कह रहे हैं आरएसएस से हो क्या, फालतू बात मत करो। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी की चुप्पी क्यों है, राहुल गांधी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसके पीछे वजह है दरअसल कि तेजस्वी को सीएम फेज घोषित करने से कांग्रेस बच रही है। राहुल गांधी इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता भी इसको लेकर बयान दे चुके हैं। सवाल है आखिर तेजस्वी के नाम पर हिचक क्यों है? दरअसल इसके पीछे वोट बैंक का समीकरण है। कांग्रेस की नजर सवर्ण, दलित और गैर यादव वोटरों पर है। मुस्लिम और दलित वोटर साधने की कोशिश है। बिहार में 18% मुस्लिम और 17% दलित वोटर निर्णायक है। आरजेडी की वजह से यादव मुस्लिम वोटर पार्टी के साथ जुड़ेंगे। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा। कांग्रेस सिर्फ 19 सीट जीत सकी थी। इस बार कांग्रेस का अपना प्रदर्शन बेहतर करने की कोशिश है और इसी वजह से कांग्रेस ने तेजस्वी के चेहरे पर चुप्पी साध रखी है। अब हम बिहार पहुंचे। बिहार में हमने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछा, क्या आपको तेजस्वी सीएम के चेहरे के रूप में मंजूर हैं? तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कुछ चीजें तो ऐसी होती है दीवारों पे, जो आदर्श सीन पे रहता है, उसको वहीं तक रहने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। महागठबंधन का नेता सार्वजनिक है। अब एक प्रक्रिया होती है गठबंधन का नेता चुनने का, उस मर्यादा को खाली हम लोग रोके हुए हैं। आपका जो बात है वो अपनी जगह, लेकिन हमारा जो बात है एक समय आएगा वो भी क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। क्या दिक्कत है तेजस्वी जी को सीएम? महागठबंधन के नेता है, वो भी महागठबंधन के नेता ही सीएम बनेंगे। जब गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और उसके वो चेयरमैन है तो अंडरस्टूड है। क्वेश्चन ही गलत है, इस क्वेश्चन का कोई तुक नहीं है। चेहरा अभी कोई हम लोग की तरफ से घोषित नहीं है, गठबंधन की तरफ से। ये जो भी होगा, चुनाव का जो परिणाम आएगा उसके बाद सभी नेतृत्व बैठकर इसका फैसला करेंगे। अभी हम लोग का तो सीधा है कि हम लोग तो पार्टी के गाइडलाइन पर हैं। पार्टी ने कहा है कि चुनाव के बाद इस पर निर्णय लेगा। हम लोग मगर चुनाव में हम उनके चेहरा पर जाएंगे। बिल्कुल, देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन हमारे तेजस्वी जी हैं और बिहार में महागठबंधन का चेहरा भी तेजस्वी जी, क्योंकि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में और राहुल जी की जो वोटर अधिकार यात्रा था उसमें मुख्य रूप से तेजस्वी जी आगे थे, तो अभी तक हमारे चेहरा हैं। और विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी जो हैं, उनके चेहरे पर चुनाव हो रहा। तेजस्वी है यहाँ पर बिहार में है, मगर हमारा फैसला इंडिया गठबंधन का मिल करके लोग सब इकट्ठा करेंगे इसके बाद कि हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा उसका मानना होगा। सीएम चेहरा तेजस्वी होंगे, बहुमत आने दीजिए, होंगे। हमारे अलायंस के सबसे बड़े पार्टी यहाँ बिहार में आरजेडी है और आरजेडी के नेता जब वो हैं तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी ही हैं। इसमें पूछने वाले कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आधे हिंदुस्तान में हाहाकार। मैं आपको दिखाऊंगा लगभग आधे हिंदुस्तान में वाकई बाढ़ बारिश से हालात क्या हैं। पहली तस्वीर राजस्थान की देखिए जरा, जयपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मवेशी बह रहे हैं।
ये आप देख रहे हैं, पानी में भैंसें बह गई हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, राजस्थान के बाद पंजाब की तस्वीर देख रहे हैं। बाढ़ बारिश से ये पूरी दीवार जो कमजोर हो गई थी, एक बुजुर्ग जा रहे थे, उनके ऊपर पूरी दीवार गिर पड़ी। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, पंजाब के अलावा महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में किसान रो रहा है, फसल बर्बाद हो गई बारिश के बाद। अब आपको हिमाचल लिए चलता हूं। महाराष्ट्र के बाद हिमाचल में देखिए शख्स बह गया। ये महाराष्ट्र की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र में देखिए शख्स बह गया है। गिला गिला। अगली तस्वीर देखिए जरा, हिमाचल के कांगड़ा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये उत्तराखंड की तस्वीर आप देख रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में बांध से जो पानी छोड़ा जा रहा है, इससे आपको अंदाजा होगा नदियों में उफान किस कदर है कि बांध से जो पानी छोड़ा जा रहा है उससे आकलन लगाया जा सकता है। ये तस्वीर भी राजस्थान की देख रहे हैं। पाली की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग फंस गए हैं, मुसाफिर गाड़ी में फंसे हुए हैं, पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। अगली तस्वीर देखिए, पठानकोट में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चिनूक उतार दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, पठानकोट में जो लोग फंस गए हैं उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। अब आपको अमृतसर लिए चलता हूं। अमृतसर का हाल देखिए जरा। अमृतसर में 7 दिन से लोग फंसे हुए हैं और 7 दिन बाद लोगों को निकाला जा रहा है। सड़कों पर पानी भरा है, घरों में देखिए पानी भरा है, पूरा फर्नीचर तबाह हो गया। अब आइए आपको बताऊं बाढ़ बारिश से अलग अलग राज्यों में हालात क्या हैं। दरअसल पंजाब के 8 जिले बाढ़ की चपेट में। 1000 गांव बाढ़ से नुकसान हुआ है, प्रभावित हैं। तरन तारन में बीएसएफ की चौकियां डूब गई हैं। यहां भारतीय सेना के 360 जवान फंसे हुए हैं। 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। करीब 1.5 लाख एकड़ में फसल डूब गई है और सीएम मान ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख दी है। इसमें 60,000 करोड़ फंड की मांग की गई। राजस्थान 8 से अधिक जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। औसत से 53% ज्यादा बारिश हुई है। बारिश बाढ़ में 90 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। एसडीआरएफ की 57, एनडीआरएफ की 60 टीमें तैनात हैं। हिमाचल प्रदेश बारिश बाढ़ की वजह से 317 मौतें हुई, 374 लोग घायल हैं, जबकि 40 लापता हैं। 2 नेशनल हाईवे सहित 914 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में 10 घर बारिश में जमींदोज हो गए हैं। सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। गुरेज और रियासी में बादल फटने से मलबा भरा है। अब तक 30 लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया है। रामबन के आसपास क्षेत्र में बाढ़ का खतरा है। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में कई लोग बह गए।
65 से अधिक घर भूस्खलन की चपेट में आ गए और 26 परिवारों को सुरक्षित जगह भेजा गया है। उत्तर प्रदेश, यूपी के 18 जिले इस समय बाढ़ बारिश की चपेट में। अब तक 774 मकान बारिश और बाढ़ में ढह गए हैं। वाराणसी में सभी 84 घाटों पर आपसी संपर्क कट गया है। दिल्ली यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। उखला बैराज के गेट खोले गए। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जम्मू में जो प्रभावित लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पे स्लाइड चल रही है हमारे उधर वहाँ पे गाँव में, उसके कारण यहाँ से हमें वहाँ से शिफ्ट किया गया। वहाँ पे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे घर भी क्रैक हो रहे हैं अभी, इसलिए हमें वहाँ से शिफ्ट किया गया है रामसू हाई सेकेंडरी में। हमारा कोई इंतजाम करे, माल मवेशी हमारा जो है वो अभी पड़ा है उधर, नहीं पानी नहीं उनको घास ऐसे पड़े हैं सर, वो भी उधर, वो भी हमें माल की भी प्रॉब्लम है सर। सब उठाकर तकरीबन हम 30 घर उधर है, हमें बड़ा खतरा है सर उसमें। बंद हो जाता था तो आज तो ये बादल फटने से कई मकान और 4-5 आदमी की मौत हो गई और ये रास्ता जो है आम रास्ते और इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज एक और खबर आई बाघ के आतंक की। पिछले दिनों आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भेड़िए का आतंक था, अब आदमखोर बाघ का आतंक है। सीतापुर से खबर आई है, देखिए जरा किस तरह बाघ हमला कर रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, कुछ इस तरह बाघ आता है, लोगों पर हमला करता है। 40 से ज्यादा लोगों पर इस तरह हमला कर चुका है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं जिस शख्स, अगली तस्वीर, ये वो युवक जिसकी मौत हुई बाघ के हमले में। ये तस्वीर हमने धुंधली की है जो आपको विचलित कर सकती है। बाघ ने इस पर हमला किया रात के वक्त। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद लोगों में डर और दहशत है। गांव में लोग लाठी डंडे लेकर खेतों में निकल गए और बाघ को पकड़ने की और भगाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक तो रही, अब आपको बताऊं यूपी के सीतापुर के मोहाली में बाघ का आतंक फैला हुआ है इस वक्त। एक हफ्ते में बाघ ने 2 लोगों का शिकार बनाया है। मोहाली के बसारा में बाघ ने राकेश पर अटैक किया। बाघ के हमले में राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। इसके पहले 22 अगस्त को सौरभ बाघ का शिकार बना था। बाघ के हमले से 22 साल के सौरभ की मौत हो गई। इन हमलों की वजह से इलाके के 40 गांवों में दहशत है। इलाके में कुछ ग्रामीणों ने 5 बाघ होने का दावा किया है। खौफ में ग्रामीण खुद अपने गांव की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम बाघ की तलाशी कर रही है और उसे ढूंढ रही है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मृतक सौरभ जिसकी मौत हुई है उसके पिता। किसी ने देख लिया एक बूंद सफेद पाती पर खून लगा हुआ पड़ा है, तो मैंने वो पाती उठाई, खून देखा गया, फिर आगे बढ़े, चांदी के नीचे से वो खींच करके गन्ने में इतना बड़ा होल बना के वो यानी रास्ता बनाते हुए ले गया है अंदर को, खींचते हुए ले गया है अंदर को। तो जहाँ पर उस बाघ ने खाया है उसको, वहाँ पर बड़ा छत बिच्छत शव पड़ा हुआ था, उसका पैर कटा हुआ था। और आगे बढ़ते गए, शोरगुल करते गए, टार्च लगाते गए, डेनुमा हमारे लोगों के पास था। तो जाके आगे बड़ी दूर हमारा लड़का पड़ा मिला, बिल्कुल उत्तर मुख को पड़ा हुआ था और शेर की गुर्राहट हल्की हल्की आ रही थी, यानी शेर पड़ोसी ही में था। अगर हम लोग तुरंत उसको न उठाते वहाँ से तो वो हमला कर सकता था। हमारे द्वारा जो क्षेत्र जहाँ पे टाइगर का मूवमेंट चल रहा है वहाँ पे हमारे द्वारा कैमरा ट्रैप भी की गई है। हमारे द्वारा विभिन्न क्षेत्र में घूम घूम के जहाँ पे भी हमें लगा वहाँ पे लगभग 30 कैमरे हमने डिप्लॉय किए हैं, जिसमें कुछ जगह कैमरा ट्रैप में टाइगर कैप्चर भी हुआ है और हमें उस लोकेशन का आइडिया हो गया है कि कहाँ वो मूव कर रहा है, कहाँ वहाँ एक जंगल क्षेत्र है जहाँ पे नदी के किनारे वहाँ एक मूव कर रहा है, वो हमने देखा है उसको। उसके हिसाब से हमने 3-4 जगह ऐसी जगह प्लान की है जहाँ पे हमने शिकार बांधा है, जिसको वो आके किल करता है तो हम उसको ट्रैंक्लाइज कर सकेंगे। गांव वालों का भी सहयोग हमें मिल रहा है और पुलिस प्रशासन और सबका सहयोग मिल रहा है, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनका भी हमें सहयोग मिल रहा है। दरअसल बाढ़ के दौरान, बारिश के दौरान जंगली इलाकों से जंगली जानवर जो है वो गांव की तरफ आ जाते हैं और उसके बाद वो लोगों पर हमला करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं आज लाइफ का फंडा में क्या है। दरअसल जिंदगी में कामयाबी पाने और विवाद से दूर रहने का चाणक्य ने बहुत अहम फंडा दिया। चाणक्य ने अपने एक श्लोक में कहा, आचार्य चाणक्य ने, उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम
मुनैन कलहु नास्ति जागृतस्य न भयम, मतलब कड़ी मेहनत से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है और ध्यान से मन और आत्मा शुद्ध होता है। ऐसे में अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है और इंसान खराब काम और विचारों से दूर हो जाता है। चुप रहने से झगड़ा नहीं बढ़ता और बड़े विवाद टल जाते हैं। चाणक्य ने डर को भगाने का भी अहम फंडा दिया है। जागते रहने यानी जागरूक रहने से हर तरीके के भ्रम और भय दोनों से हम आसानी से बच सकते हैं। बहरहाल आपके इस खास शो में इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।